नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम ऑक्सफोर्ड के हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन इस किताब की ब्रीफ समरी देख रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 थिंकिंग अबाउट मेडिसिन को शुरुआत की थी। अब तक हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज हम पार्ट नंबर 6 वीडियो को चालू करने वाले हैं। अब तक हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। पिछले वाले पार्ट में हमने द ओल्डर पर्सन के बारे में डिटेल में देखा था। आज के इस वीडियो में हम द प्रेग्नेंट वुमन इस टॉपिक को कवर करने वाले। द प्रेग्नेंट वुमन रिसीव द सेम इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट एज नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट विथ अवॉइड हार्म और पोटेंशियल टू हार्म टू द फीटस। इसका मतलब होता है कि प्रेग्नेंट वुमन को वैसे ही इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट रिसीव होनी चाहिए जैसे हम नॉन प्रेग्नेंट वुमन की केयर करते हैं। वैसे ही केयर हमें प्रेग्नेंट वुमन की भी करनी चाहिए, वैसे ही ट्रीटमेंट हमें देनी चाहिए विथ अवॉइडेंस ऑफ हार्म और पोटेंशियल टू हार्म टू द फीटस। मतलब इसका मतलब होता है कि लेकिन फीटस को हार्मफुल या पोटेंशियल टू हार्म ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसी इन्वेस्टिगेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को अब हम इसमें कवर करने वाले हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्रेविड पेशेंट नीड्स टू नो द नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन दैट ग्रेविड स्टेट। इसका मतलब होता है कि प्रेग्नेंट वुमन में प्रेगनेंसी का क्लिनिकल मैनेजमेंट करते समय आपको क्या क्या उसमें ग्रेविड स्टेट में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसी के बाद आप उसकी पैथोलॉजी को कंसीडर कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं और हमें पैथोलॉजी कब कंसीडर करनी होती है। तो सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है, ग्रेविड स्टेट में जो पहले के 20 वीक्स रहते हैं, 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, उसमें बीपी थोड़ा लोअर साइड ही रहता है और हार्ट रेट जो रहते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है। शुरुआत के प्रेगनेंसी के केस में बीपी थोड़ा लोअर साइड रहता है और हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। और हमें पैथोलॉजी तभी कंसीडर करना है जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले के 3 महीने में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहता है वो 80 के ऊपर चला जाता है, तब हमें पैथोलॉजी कंसीडर करना होगा। 80 mm ऑफ Hg के ऊपर अगर बीपी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला जाता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो हमें पैथोलॉजी कंसीडर करनी होगी। और सस्टेन टैकीकार्डिया मोर देन 100 पर मिनट, पल्स रेट जो है वो सस्टेनली कंटिन्यूसली 100 के ऊपर अगर रहता है, 100 पर मिनट के ऊपर रहता है, तो हमें पैथोलॉजी उसमें कंसीडर करनी है। यहाँ पे हम जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसके बारे में ब्रीफ में हम बाद में के जो चैप्टर रहेंगे प्रेगनेंसी वगैरह उसमें डिटेल में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हमें नॉर्मली प्रेगनेंसी में कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस दिखेगा। मतलब माइल्ड एसिडोसिस जो रहता है, अल्कोलिसिस, ये क्या रहता है कि पोटेशियम फॉस्फेट और कैल्शियम की डिसबैलेंस की वजह से होता है, तो ये नॉर्मली हमें दिखाई देगा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट बाय 10%, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 10% से बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में हमें ये दिखाई देगा। और हम पैथोलॉजी कब कंसीडर करेंगे, तो अगर सेरम बायोकार्बोनेट वो 18 mol पर लीटर से कम हो जाता है, तो हम उसे पैथोलॉजी कंसीडर करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रेग्नेंट वुमन में रेनल सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। नॉर्मली GFR बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज होगा। क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी इंक्रीज होगा। GFR मतलब क्या होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या करता है, तो ये टेस्ट होती है कि किडनी फंक्शन कैसे नॉर्मली काम कर रही है या देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है किडनी फंक्शन के लिए।
और हम प्रेगनेंसी में पैथोलॉजी कब कंसिडर करेंगे, तो अगर क्रिएटिनिन की वैल्यू 85 म्यू मोल पर लीटर के ऊपर अगर चली जाती है तब हम उसे पैथोलॉजी कंसिडर करेंगे। नॉर्मली प्रेगनेंसी में प्रोटीन एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, और अगर प्रोटीन इस टू क्रिएटिनिन रेशियो जो है वो अगर 30 mg पर एम मोल के ऊपर चला जाता है, ग्रेटर देन 30 mg पर एम मोल इसके ऊपर अगर चला जाता है प्रोटीन इस टू क्रिएटिनिन रेशियो, तो हम उसे पैथोलॉजी कंसिडर करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में नॉर्मली क्या रहेगा, तो अल्टर ग्लूकोज हैंडलिंग रहेगी, ग्लूकोज की हैंडलिंग जो है वो अल्टर हो जाएगी। और पैथोलॉजी तभी कंसिडर करेंगे जब फास्टिंग ग्लूकोज की लेवल अगर 5 एम मोल पर लीटर के ऊपर होती है, तब हम उसे पैथोलॉजी कंसिडर करेंगे। अब हम देखेंगे कि हेमेटोलॉजी में प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस आते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी में हेमोडाइल्यूशन होता है, ठीक है, हेमोडाइल्यूशन नॉर्मल रहता है। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूटेड होना, हीमो मतलब ब्लड डाइल्यूटेड होता है, ये नॉर्मल रहता है। और हम पैथोलॉजी तभी कंसिडर करेंगे जब HB हीमोग्लोबिन लेवल 10.5 पर DL के नीचे अगर चला जाता है तो हम उसे पैथोलॉजी कंसिडर करेंगे। और प्लेटलेट्स लेवल जो है वो 1 लाख के नीचे अगर चला जाता है, बिलो 100 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर, ये जो रहता है वो वैल्यू अगर 1 लाख के नीचे चला जाता है, नॉर्मल वैल्यू कितने रहता है 1.5 लाख से 4 लाख, तो 1 लाख के नीचे अगर चला जाता है प्लेटलेट तो हम उसे पैथोलॉजी कंसिडर करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। रेडियोलॉजी इन प्रेगनेंसी, द प्रेग्नेंट वुमेन इस टॉपिक के अंडर ये सब टॉपिक है रेडियोलॉजी इन प्रेगनेंसी। यहाँ पे पहला चैप्टर ही शुरू है, तो इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया गया है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अपने यहाँ पे इंडिया में जो चेस्ट एक्सरे वगैरह रहते हैं प्रेगनेंसी के, वो मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में वो मोस्टली अवॉइड करते हैं। लेकिन किताब के हिसाब से अगर बोले तो ऑक्सफोर्ड में बताया गया है कि प्लेन रेडियोग्राफ जो रहते हैं, मतलब एक्सरे वगैरह, वो चेस्ट, एक्सट्रीमिटीज, स्पाइन इसके वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क रहती है, इसलिए इसको प्लेन रेडियोग्राफ को अवॉइड करना चाहिए। CT हेड, चेस्ट ये भी किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है, लेकिन CT स्कैन भी हमें अवॉइड करना होता है। तो क्या रहता है कि अल्ट्रासाउंड एंड MRI आर प्रिफरेंशियली यूज्ड, मतलब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो रहती है और MRI जो रहता है वो मोस्टली अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर बहुत ही इमरजेंसी रहे और उसके सिवा अगर रेडियोलॉजी के सिवा नहीं हो सकता, तभी चेस्ट एक्सरे वगैरह हम एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन वो भी जो स्पेशलिस्ट रहते उनके अंडर ऑब्जर्वेशन या उन्होंने अगर सजेस्ट किया है तो ही हमें उसे करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन से ड्रग सेफ होते हैं और कौन से ड्रग अनसेफ होते हैं। इस टॉपिक का नाम है ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेफ ड्रग कौन से और कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग कौन से हैं। सेफ ड्रग की लिस्ट में सबसे पहला है पेनिसिलिन, मैक्रोलिड। मैक्रोलिड में कौन से ड्रग्स आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, एस्पेरिन, लैबेटालोल, नेफिडिपिन, प्रेडनिसोलॉन। ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले ड्रग्स जो रहते हैं वो जैसे कि सल्बेटामॉल, इप्रेट्रोपियम, अमाइनोफाइलिन, ये सारे ड्रग सेफ कैटेगरी में आते हैं। ये प्रेगनेंसी के कंडीशन में ग्रेविड स्टेट में दिए तो चलते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब किया तो चलता है। लेकिन ऐसे कुछ ड्रग है कि जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सोसिन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स मेनली 3rd ट्राइमेस्टर में, ACE इनहिबिटर्स, वारफेरिन, लाइव वैक्सीन जो रहते हैं जैसे कि MMR, BCG, वैरिसिला, इन सारे जो सारे ड्रग है
ये सारे ड्रग्स प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ग्रेविड स्टेट में ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आज का द प्रेग्नेंट वुमन वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हम थिंकिंग अबाउट मेडिसिन इस चैप्टर को देख रहे हैं। आज का इस वीडियो में ये वीडियो का ये 6वां पार्ट है, 6 पार्ट है हमारा आज का। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी तो हमारे इस वीडियो को, इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं। साथ ही एक बात कि हमारी जो वीडियोस है वो शॉर्ट वीडियोस है, मतलब हर वीडियो 10 मिनट के आसपास हमारा हर एक वीडियो होगा। इससे क्या होगा कि आपको कम समय में एक टॉपिक कवर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम हर एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे। अभी हमारा जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म होते आ रहा है। मोस्टली उसमें कुछ 4 से 5 टॉपिक बचे हैं, तो उसको भी हम आने वाले कुछ वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।